हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, क्वेश्चंस करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। और ये जो बुक है ये है टर्निंग पॉइंट के क्वेश्चन। और बेसिकली जो हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर होने वाले हैं सारे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, कम्युनिटी हेल्थ पोस्टुलेट्स अ यूनिफाइड एंड बैलेंस इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव डैश एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। तो क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज आएगा। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ क्या पोस्टुलेट करता है? यूनिफाइड बैलेंस इंटीग्रेशन किस चीज़ का? क्यूरेटिव, ठीक है, क्योर होना चाहिए, प्रिवेंट होना चाहिए और प्रमोट होना चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ये। और ये CHO उत्तर प्रदेश 2021 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजिंग कॉन्सेप्ट इन पब्लिक हेल्थ इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेजेस एक्सेप्ट। यानी कि पब्लिक हेल्थ के ये सारे ही चेंजिंग कॉन्सेप्ट हैं लेकिन एक नहीं है, तो वो एक कौन सा नहीं है? पहला है फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग फेज, डिजीज़ कंट्रोल फेज, हेल्थ प्रमोशनल फेज। तो कौन सा फेज इसमें नहीं है? तो जो नहीं है वो है हमारा आंसर नंबर 1, दैट इज़ फैमिली एंड कम्युनिटी मेडिसिन फेज। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग फेज, डिजीज़ कंट्रोल फेज और हेल्थ प्रमोशनल फेज ये इंक्लूड होते हैं। तो एक्सक्लूड क्या है? वो है ऑप्शन 1। और ठीक है, उसके बाद 4 फेजेस होते हैं इसके। फेजेस देख लेते हैं। पहला फेज़ होता है डिजीज़ कंट्रोल फेज़, जो कि 1880 और 1920 के बीच में आया था। ठीक है, इतने बीच तक चला है। उसके बाद हेल्थ प्रमोशनल फेज़ आया हमारा, जो कि 20 to 60 तक रहा। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग फेज़ विच इज़ 60 to 80 एंड फिर हेल्थ फॉर ऑल फेज़ चल रहा है 81 से 2080 तक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर रेफर्स टू। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर हम किसे बोलते हैं? हेल्थ केयर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप या फिर हेल्थ केयर डिलीवर्ड एट होम। तो कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ को हम बोलते हैं अल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव सिस्टम क्या होता है? बेसिकली मेडिसिन रेफर्स टू डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्रैक्टिसेस डेट आर एडजेसेंट और अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न मेडिकल अप्रोचेस। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव, यानी कि इसके अलावा आप क्या यूज़ कर सकते हो। जैसे आप वेस्टर्न मेडिसिन का यूज़ करते हो, ठीक है, अब आपको वेस्टर्न मेडिसिन यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो? आयुर्वेदा यूज़ कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी इसका अल्टरनेट ऑप्शन। आप वेस्टर्न की तरफ नहीं जा रहे हो, आप क्या चूज़ कर रहे हो? आयुर्वेदा यूज़ कर रहे हो, होम्योपैथी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और क्या क्या होते हैं? आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, बेसिकली आयुष में और एक्सेट्रा। तो ये क्या हो गया? हमारा अल्टरनेटिव सिस्टम हो गया मेडिसिन का। यानी कि आप ये नहीं यूज़ कर रहे हो तो वो कर रहे हो, आयुर्वेदा नहीं कर रहे हो तो होम्योपैथी उसकी जगह चूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो सबको पता है कि अच्छा ये ऑप्शन है होम्योपैथी, यूनानी, टिब्बी, सिद्धा एंड एक्यूपेंचर। तो हमारा जाएगा सिद्धा अगर यहाँ। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर इट्स ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड योगा। तो इंडियन में ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन सी हमारी? ये है आयुर्वेदा, सबसे टॉप पे है जिसमें, उसके बाद सिद्धार्थ है। फिर हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्ली नोन एज फादर ऑफ योगा। तो फादर ऑफ योगा किसे बोला जाता है इन चारों में से? चरक, अत्रेय, महर्षि पतंजलि या सुश्रुता। तो महर्षि पतंजलि को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ योगा। ठीक है, उसके बाद द अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज़ नोन एज। जो अरेबिक सिस्टम है मेडिसिन का जो इंडिया में यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम्योपैथी, सिद्धा, आयुर्वेदा या यूनानी। तो जो इंडिया में यूज़ होता है वो है हमारा यूनानी सिस्टम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें से बताने की कौन सी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन नहीं है? होम्योपैथी, फेंगशुई, आयुर्वेदा, यूनानी। तो फेंगशुई आएगा क्योंकि ये चाइनीज़ मेडिसिन का पार्ट है। तो ठीक है, होम्योपैथी तो है, आयुर्वेदा भी है, यूनानी भी, बट फेंगशुई नहीं है। तो देखो, हाँ यहाँ पे देखो, फेंगशुई का मतलब क्या होता है? विंड, वाटर। ठीक है, यिंग एंड यांग का मतलब होता है शेड, कोल्ड, इनहिबिशन, वेयर एज यांग रिप्रेजेंट्स फायर, लाइट, एक्साइटमेंट। तो ये सारे किसके हैं? ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम का पार्ट है, TCM। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से क्वेश्चंस आने वाले हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड एज हेल्थ। ठीक है, ये तो
मतलब इसमें ऑप्शन भी नहीं देखना है, इसमें तो सीधे बोल देना है कि ये हेल्थ की डेफिनेशन है। और ये किसने दी थी? WHO ने दी थी, ठीक है। ये तो सबको रटी होनी चाहिए और रटी होगी भी, इस पे ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। मतलब कंप्लीट स्टेट किस चीज़ का होना चाहिए? फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, ठीक है, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़। चलो उसके बाद आते हैं, हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन्फर्मिटी वॉज स्टेटेड बाय। तो अभी हमने बोला है, अभी हमने ये डेफिनेशन देखी है, जो किसने दी थी? WHO ने दी थी। तो ऑप्शन में WHO इज़ द राइट आंसर, ठीक है। WHO has defined health as mental and physical well-being only, social well-being only, physical, mental and social well-being only, या फिर wait a minute, where is fourth option? ओके तो इसका यहाँ से कट हो चुका है और नहीं है। तो चलो हेल्थ की डेफिनेशन तो हमें पता है, हेल्थ में क्या डेफिनेशन है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग होना चाहिए, ठीक है, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मिटी। ये कंप्लीट है। फोर्थ कुछ ऐसे होता तो करेक्ट होता, अब आई डोंट नो, इसमें भी ऐसे ही रह गया। चलो छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ो। नेक्स्ट है हमारा द 3 फीचर ऑफ कम्युनिटी। 3 फीचर ऑफ कम्युनिटी क्या होता है? लोकेशन, पॉपुलेशन, सोशल सिस्टम। तो जो 3 फीचर हैं कम्युनिटी के वो क्या हैं? लोकेशन, पॉपुलेशन और सोशल सिस्टम कैसा है वहाँ का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंडर्स कम्युनिटी इज़ ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। सेंडर्स के अकॉर्डिंग कम्युनिटी सब है इसमें से, लेकिन एक चीज़ नहीं है। तो अ प्लेस विद जियोग्राफिकल बाउंड्री, यस कम्युनिटी होती है, ठीक है। सोशल सिस्टम वहाँ पे होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल भी होता है, मल्टी कल्चरल हेरिटेज नहीं होता है, ठीक है, कम्युनिटी में। तो डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी? कम्युनिटी का क्या चीज़ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? डेफिनेटिव जियोग्राफिकल एरिया, कॉमन कल्चर, कॉमन लाइफ, कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ, या फिर आइसोलेटेड फीलिंग। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आइसोलेटेड फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि देखो एक डेफिनेटिव जियोग्राफिकल एरिया आपको देखने को मिलेगा, कॉमन कल्चर और कॉमन लाइफ भी वो जी ही रहे होते हैं, और उनकी लाइफ कंप्लीटनेस ऑफ लाइफ होता है। वो अकेले थोड़े होते हैं, कम्युनिटी में तो ग्रुप ऑफ पीपल से बना है ना, सिंगल पीपल थोड़ी कम्युनिटी कहलाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया है। उसके बाद लाइफ स्टाइल इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। लाइफ स्टाइल इज़ कंपोजिट ऑफ बिहेवियर विच। तो लाइफ स्टाइल इज़ कंपोजिट बिहेवियर ऑफ, इज़ इनहेरिटेड, इज़ लर्न थ्रू सोशल इंट्रैक्शन एट होम, नेबरहुड एंड स्कूल, या फिर रिक्वायर स्पेशल ट्रेनिंग, या फिर तीनों ही सही हैं। तो देखो ये तो गलत है कि आप लाइफस्टाइल इनहर्ट करके तो नहीं आ रहे हो, जन्म से पेट से ही सीख के नहीं आ रहे हो, ठीक है। और इज़ लर्न थ्रू सोशल इंट्रैक्शन एट होम एंड नेबरहुड एंड स्कूल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप कहाँ से? सोशल इंट्रैक्शन से ही सीखते हो, जो भी घर में आपके इंट्रैक्शन हो रहे हैं, पास पड़ोस में जो भी हो रहा है, जो स्कूल में हो रहा है, ठीक है, वहीं से आपका लाइफस्टाइल बेसिकली डेवलप होता है एक इंडिविजुअल का। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग की नीड तो नहीं है, ऐसा तो कहीं नहीं सिखाया गया था। चलो आओ लाइफस्टाइल को डेवलप करते हैं। तो ABC तो वैसे गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। उसके बाद है कुप्पू स्वामी क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कुप्पू स्वामी स्केल बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्केल है, और ये कम्युनिटी में काफ़ी टाइम वाइवा में पूछा भी गया है, और मेरे को तो याद है, मेरे से तो पूछा ही गया था, तो मैंने बताया था, इसको पढ़ के गई थी मैं, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और टीचर का फेवरेट था, और टीचर ने पूछा भी था। तो कुप्पू स्वामी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें से सभी हैं, बस एक नहीं है। ऑक्यूपेशन, इनकम, टाइप ऑफ हाउस, या फिर एजुकेशन। तो देखो टाइप ऑफ हाउस कुप्पू स्वामी में नहीं पूछा जाता है, ऑक्यूपेशन पे ध्यान दिया जाता है, इनकम और एजुकेशन, इन तीनों पे ध्यान दिया जाता है, बट इसमें टाइप ऑफ हाउसेज नहीं देखा जाता है कि आपका कच्चा मकान है कि पक्का मकान है, तो ये गलत है, ठीक है। तो मॉडिफाइड कुप्पू स्वामी SES स्केल डिवाइस बाय कुप्पू स्वामी, स्वयं कुप्पू स्वामी ने ही दिया था, जो कि 1976 में दिया था। ये कंपोजिट स्केल है टू मेजर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को पता करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, हाई, मिडल एंड लो, ठीक है, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। और अर्बन में और रूरल में आता है टोटल स्कोर 0 to 29। इट्स स्कोर्स आर बेस्ड ऑन एजुकेशन, ऑक्यूपेशन ऑफ द फैमिली, और किसकी फैमिली? हेड का देख रहे हैं, ठीक है, एंड मंथली इनकम ऑफ द फैमिली, टोटल फैमिली में जितना कमा रहे हैं। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस आर अपर, विद जिसको हम कैटेगराइज करेंगे 26 to 29 के अंडर। अपर मिडल आएगा हमारा 16 to 25, लोअर मिडल होगा 11 to 15, और अपर लोअर होगा हमारा
5 to 10 और सबसे लोअर बिलो 5 में जो लाई करता है. If by using modified Kuppuswamy scale, if the family is called upper middle class, determining the socio-economic status of family score should be in range of. तो कुप्पुस्वामी स्केल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए और हम किसका बता रहे हैं, अपर मिडिल क्लास का, तो कितना होगा, तो अपर मिडिल क्लास का कितना होगा 16 to 25. सो द राइट आंसर इज 16 to 25. अभी हमने देखा है इसमें कि जो एकदम ही अपर क्लास में आते हैं वो तो 26 to 29 में लाई करते हैं, लेकिन जिन्हें हम अपर मिडल बोलते हैं, ठीक है, यानी वो अपर क्लास में भी नहीं है और मिडिल क्लास में भी नहीं है, उनके बीच में है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, अपर मिडल, और वो आते हैं हमारे 16 to 25 में. फिर उसके बाद आते हैं लोअर मिडल जो कि 11 to 15 होते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल्ड पर्सनल हु प्रोवाइड फॉलो अप विजिट्स पोस्ट डिस्चार्ज टू अ पेशेंट्स होम फॉर डिलीवरी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज आर कॉल्ड. तो स्किल्ड पर्सनल जो कि क्या करता है, फॉलो अप विजिट करता है पोस्ट डिस्चार्ज, ठीक है, पेशेंट के घर पे जाता है होम फॉर डिलीवरी ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, नर्सिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं. स्क्रब नर्स तो नहीं बोलते हैं क्योंकि या तो आपको ओटी में देखने को मिलेगी, कम्युनिटी नर्स भी नहीं बोलेंगे, क्लिनिकल हेल्थ केयर नर्स भी नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम होम हेल्थ केयर नर्स. जो होम में जाके केयर प्रोवाइड करवा रही है वो होम हेल्थ केयर नर्स हुई, ठीक है. जो कम्युनिटी में केयर प्रोवाइड कर रही है वो कम्युनिटी नर्स हुई, और क्लिनिकल हेल्थ केयर नर्स बोलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट हम कोल्ड चेन और इम्यूनाइजेशन पे बात करेंगे. उसमें सबसे पहले हम कोल्ड चेन को देखते हैं. तो द डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट. उसे हम क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन बोलते हैं, ठीक है. कोल्ड चेन में क्या है, बेसिकली आपको वैक्सीन्स को लो टेम्परेचर पे स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना होता है, जहाँ पे भी वैक्सीन बेसिक वैक्सीनेशन साइट होगा, एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट, ठीक है, वहाँ पे आपको लेके जाना है. तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स इन इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पीएचसी, सब सेंटर और सेशन लेवल पे पाया जाता है. सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नीचे से, यानी छोटे लेवल से बात करते हैं. तो सेशन लेवल यानी कि फुल्ली फ्रोजन आइस पैक स्टोर +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 to 3 आवर्स. तो बेसिकली फुल्ली फ्रोजन आइस पैक्स आपने देखे होंगे, उसमें वैक्सीन्स भी स्टोर की जाती हैं जिनका टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें हम 1 to 3 आवर्स के लिए स्टोर कर सकते हैं. जब हम किसी कम्युनिटी मतलब घर में जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, तब आपको अगर कैरी करना है तो 1 to 3 आवर्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो आइस फ्रोज़न जो आइस पैक्स होते हैं. सब सेंटर लेवल की बात करें, वैक्सीन कैरियर्स होते हैं जो कि 2 डिग्री to 8 डिग्री सेल्सियस के लिए स्टोर किए जाते हैं, और इसमें बेसिकली कितने टाइम तक आप उसे स्टोर कर सकते हो, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, दैट इज़ 48 to 72 आवर्स. पीएचसी लेवल की बात करें तो पीएचसी लेवल में जो स्मॉल ILRs होते हैं, ठीक है, टू स्टोर UIP वैक्सीन स्टोर एट +2 to +8, बेसिकली +2 to +8 डिग्री तक स्टोर कर रहे हैं, बट कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं वो मैटर करता है. तो पीएचसी लेवल पे हमारा 1 मंथ तक का होता है स्टोरेज, और जो स्मॉल DFs होते हैं टू प्रिपेयर आइस पैक्स -20 डिग्री टू -40 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, जो कि 1 मंथ के लिए होता है स्टोरेज. डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी लार्ज ILRs आ जाते हैं. लार्ज ILR इज़ आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, जिनका टेम्परेचर इतना होता है मेंटेन करता है ये इन टेम्परेचर को. डीप फ्रीजर्स भी होते हैं जिनका टेम्परेचर इतना होता है और कितने मंथ के लिए होता है, इसका भी 1 मंथ के लिए होता है. स्टेट और रीजनल लेवल की बात करें तो वॉक इन कोल्ड रूम होता है, ठीक है, पूरा रूम होता है जो कि जिसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा होता है +2 to +8 डिग्री सेल्सियस तक का. वॉक इन फ्रीज़र होता है, यानी आप चल के जा सकते हो दरवाज़ा खोल के उसके अंदर, और यहाँ पे वैक्सीन कितने दिन के लिए स्टोर होती है, डेट इज़ फॉर 3 मंथ्स, ठीक है. दिस डैश सिस्टम डिजिटाइज द एंटायर वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट, देयर लॉजिस्टिक्स एंड टेम्परेचर ट्रैकिंग एट ऑल लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज. तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है. तो इसका आंसर यही है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, EVIN. EVIN एक सिस्टम है जो कि क्या करता है, डिजिटाइज करता है इंटायर वैक्सीन को, स्टॉक मैनेजमेंट पे, उसका लॉजिस्टिक, टेम्परेचर ट्रैकिंग, हर चीज़ का, ठीक है, ऑल लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज. तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क. उसके बाद है IT इनिशिएटिव एडॉप्टेड अंडर मिशन इंद्रधनुष, EVIN अनमोल सेफ वैक, ठीक है.
तो ये सारे मिशन इंद्रधनुष के अंदर आते हैं, तो इन्हें भी आप याद कर लेना। पूछ सकता है कि EVIN या फिर अनमोल किसके अंडर मतलब आता है, तो वो आता है मिशन इंद्रधनुष के अंडर। और जैगरेब, एक मिनट, हाँ अब यहाँ से ये कुछ और है इसको मत देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन्स विच प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन आर। वो वैक्सीन जो कि फ्यूचर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? थेरापेटिक, किल्ड, प्रोफाइलेक्टिक या फिर टॉक्साइड, तो उन्हें हम बोलते हैं प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन्स। ठीक है, वैक्सीन्स जो कि प्रोफाइलेक्टिक उन्हें हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं द इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन बाय नेचुरल और वाइल्ड पैथोजन। ठीक है, एंड थेरापेटिक जो होते हैं वो फाइट करते हैं डिजीज़ को डेट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, लाइक कैंसर वैक्सीन्स। तो थेरापेटिक बेसिकली, अब पहले देखो, प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन उसे कहते हैं कि अभी बीमारी हुई नहीं है पर तुमने दे दिया है उसे, ताकि अगर कभी फ्यूचर में हो तो आप उससे लड़ सको। ठीक है, और थेरापेटिक कौन सी होती हैं? यानी कि अब आपको बीमारी हो चुकी है, अब आपको उससे लड़ने के लिए भी वैक्सीन की नीड है, जैसे कि कैंसर वैक्सीन हो गई। कैंसर हो चुका है, ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो? उसे कैंसर वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हो ताकि वो उसकी बॉडी उससे लड़ सके, उसका इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट अप्रोप्रिएट एज फॉर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, डायप्थेरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, मीजल्स एंड पोलियो इज। इसको क्या ये बेसिकली हमें एज बतानी है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की, जिसमें हम BCG, डायप्थेरिया, टेटनस, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, इन सब की वैक्सीन बेसिकली इम्यूनाइज कर रहे हैं इसे। तो वो कब तक हो जाना चाहिए? 0 to 9 मंथ में हो जाना चाहिए। ठीक है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एज है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन की अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस यानी BCG, उसे वो है एट बर्थ। एट बर्थ पे आप 3 वैक्सीन्स लगाते हो, BCG हो गई, ठीक है, हैप बी हो गया, विटामिन K हो गया, ये तो मस्ट है, और साथ में OPV भी देते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डायप्थेरिया, वूपिंग कफ, टेटनस एंड पोलियो, यानी कि DPT 1 to 3 प्लस डोज एंड OPV के प्लस डोज। ठीक है, 1 मंथ में दे रहे हो, 2 मंथ में, देन 3, सॉरी 1 ऐसे दे रहे हो, 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज। तो फर्स्ट डोज कब दोगे? 6 मंथ पे, फिर 6 वीक्स पे, फिर 10 वीक पे, फिर 14 वीक्स पे। ठीक है, और मीजल्स एट 9 मंथ, तो जो लास्ट था हमारा मीजल वाला वो 9 था ना, तो 0 to 9 मंथ। ठीक है, child is said to be a fully immunized if child receives all due vaccine as per national immunization schedule within dash year of age। तो अगर देखो बच्चा मतलब एज़ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बच्चा इतने साल तक की सारी वैक्सीन्स ले लेता है, इम्यूनाइज हो जाता है उनसे, तो हम बोलेंगे कि भाई ये बच्चा इम्यूनाइज्ड है, फुल्ली इम्यूनाइज्ड है। तो कितने साल तक की वैक्सीन मतलब मस्ट है, लेनी ही लेनी है, तो वो है हमारा 1 ईयर तक का, यानी 1 ईयर एज तक का चाइल्ड अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो हम उसे फुल्ली इम्यूनाइज्ड बच्चा बोल देंगे। तो फुल्ली इम्यूनाइज्ड कब बोलते हैं? टिल 1 ईयर ऑफ एज कंप्लीटेड ऑल ड्यू वैक्सीन्स। ठीक है, और कम्प्लीटली इम्यूनाइज्ड कब बोलेंगे? टिल 2 ईयर ऑफ एज। अगर वैक्सीन इंक्लूडेड बोलें तो बर्थ डोज और प्राइमरी डोजेज होते हैं, और कम्प्लीटली में भी बर्थ और प्राइमरी और बूस्टर सारे ही लग जाते हैं। अगर बात करें फुल्ली में कि कब तक हो जाता है, तो 12 to 23 मंथ ऑफ एज तक, और अगर कम्प्लीटली इम्यूनाइज्ड की बात करें तो 5 ईयर्स ऑफ एज तक आप उसे इवेलुएट कर सकते हो। उसके बाद है विच ऑफ दीज वैक्सीन आर रिकमेंडेड एट बर्थ अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। NIS के अकॉर्डिंग एट बर्थ कौन सी वैक्सीन दी जाती है? देन BCG देते हैं, हैप बी देते हैं, एंड OPV देते हैं। तो पहला ही सही हो गया क्योंकि यही देते हैं। ठीक है, और DPT तो नहीं देते हैं, इसमें भी देखो ये गलत है, इसमें भी गलत है, तो सही क्या है हमारा? ये है। उसके बाद है विच वैक्सीन इज़ नॉट एडमिनिस्टर्ड टू एन HIV पॉजिटिव चाइल्ड। HIV पॉजिटिव को आप कौन सी वैक्सीन नहीं दोगे, और वो हम नहीं देंगे, वो है OPV। ठीक है, जितनी भी लाइव वायरल वैक्सीन्स होती हैं वो HIV पेशेंट्स में मना की जाती हैं कि उनको नहीं देनी है, और OPV जो है हमारी लाइव वायरल वैक्सीन है जिसमें हमारा मीजल्स और रोटा वायरस भी आता है। ठीक है, और कौन सी वैक्सीन्स आती हैं? येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा की भी।
कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं चाइल्ड को विद सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है और तुम उनको लाइव वायरल वाला वैक्सीन दे दोगे तो भैया वो नहीं फाइट कर पाएगा, खतरनाक हो जाएगा, उसके लिए फेटल होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्शन हुज CD4 काउंट इज लेस देन 400 सेल पर मिनट, ठीक है, तो पर क्यूब। तो अब हमें बताना है बेसिकली तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगी HIV इन्फेक्शन वाले बच्चे के उसमें। तो अभी हमने देखी थी कौन कौन सी होती हैं, OPV हो गई, MMR हो गया, ये मीज़ल्स हो गया, सॉरी मीज़ल हो गया, येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो जो दिखे उस पर लगा दो, डेट इज़ येलो फीवर। BCG DPT दे देते, कौन सी नहीं देंगे, येलो फीवर वाली नहीं देंगे, ठीक है। सी मीज़ल्स और रोटा वायरस। अब मीज़ल्स की भी अलग हो गई है, आपको बता दूँ वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन कैन बी गिवन टू एन एड्स पॉजिटिव चाइल्ड। अब बच्चे को क्या हो रखा है, एड्स हो रखा है, तो आप उसे कौन सी दे सकते हो, तो ऊपर ही ऑप्शन से ही देख लो, BCG DPT टेटनस तो दे ही सकते हैं, तो इसमें देख लो क्या है, BCG दे सकते हैं, यस दे सकते हैं, OPV नहीं दे सकते, लाइव वायरल वैक्सीन है, और मीजल्स भी नहीं दे सकते, ये भी लाइव वायरल वैक्सीन है। ऑल वैक्सीन तो वैसे ही कट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो गलत थे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, BCG हो जाएगा। WHO रिकमेंड करता है कि BCG वैक्सीन एसिम्टोमेटिक अगर HIV इन्फेंट है तो उसे दे सकते हो, इन हाई एंडेमिक एरिया कैन बी गिवन, एंड एसिम्टोमेटिक HIV पॉजिटिव इन्फेंट इन लो एंडेमिक एरिया शुड नॉट बी गिवन। जहाँ जो हाई एंडेमिक एरिया है वहाँ पे आप दे सकते हो, लेकिन जो लो एंडेमिक एरिया है वहाँ पे नहीं देनी होती है, ठीक है। द करंट रिकमेंडेशन इज डैट रूटीन BCG वैक्सीनेशन इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट known to be HIV infected or without symptoms of HIV infection। बेसिकली करंट रिकमेंडेशन क्या है कि BCG वैक्सीन अब एज सच कोई लॉन्गर रिकमेंडेड नहीं है इन्फेंट्स के लिए, चाहे वो HIV इन्फेक्टेड हो या ना हो, ठीक है। इंटरवल बिटवीन 2 डोजेज ऑफ DPT, OPV एंड हेपेटाइटिस B शुड नॉट बी लेस देन, तो इनके बीच में मतलब कितना गैप होना चाहिए, 4 वीक्स का होना चाहिए, यानी 1 मंथ तो होना ही चाहिए इन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने से। 2 डोज के बीच का जो गैप होना चाहिए वो 1 मंथ तक का होना चाहिए, तो 4 वीक्स, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो राइट आंसर इज़ 4 वीक। उसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ बैसिलस कैलमेटिक यूरिन, यानी BCG। BCG क्या है, BCG एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, तो यही सही है, ठीक है। BCG क्या है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ये रहा, कंसिस्ट ऑफ लिविंग बैक्टीरिया डिराइव्ड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोवेस। और कौन सा स्ट्रेन था, कौन से स्ट्रेन से बनाया जाता है, डेनिश 1331 स्ट्रेन का यूज़ करते हैं। BCG वैक्सीन given directly till 1 year without performing a tuberculin test is called direct BCG, and given after 1 year only after performing the tuberculin test, that is indirect BCG। BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड अगेंस्ट। BCG क्यों दिया जा रहा है, ऑफ कोर्स ट्यूबरक्लोसिस से बचाने के लिए दिया जा रहा है, TB से बचाने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगेन इम्यूनाइजेशन अगर बर्थ पे क्या दिया जाता है, ऑप्शन तो है नहीं, तो Hep B होगा, BCG होगा एंड OPV होगा, ठीक है, ये दिया जाता है एट बर्थ पे, एंड विटामिन K भी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएशन ऑफ कैडर ऑफ आशा। आशा की फुल फॉर्म क्या है, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट वॉज डन अंडर दिस मिशन। तो भाई आशा किस मिशन के अंदर आती है, रूरल में आती है, अब देख लो कहाँ है रूरल, ये रहा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर, ठीक है। NRHM में कौन देखने को मिलती है हमारी, आशा, और NUHM में कौन देखने को मिलती है, उषा। तो बस ऐसे याद रखो, यू, ठीक है। और अब यहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते, एक बना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द डिफाइंड फॉर्म ऑफ CSSM। CSSM की फुल फॉर्म बतानी है क्या होती है, चाइल्ड सर्वाइवल सिकनेस, नहीं गलत, चाइल्ड सैनिटेशन सेफ्टी गलत, चाइल्ड सिक्योर गलत, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, यस ये है इसकी फुल फॉर्म CCSM की, ठीक है। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1992 में विद द असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड यूनिसेफ। द चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन विच ईयर, 1992। सो द राइट आंसर इज 1992 ए।
RCH की बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं, तो कॉन्सेप्ट कब आया था इंडिया में? 1997 में आया था RCH। तो जब RCH फर्स्ट लॉन्च हुआ था, कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1997 में, और सेकंड फेज़ जो था वो लॉन्च हुआ था 1 अप्रैल 2005 में, विद मेजर स्ट्रेटजीज ऑन एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर। तो जब ये लॉन्च हुआ था तो बेसिकली इसमें आप क्या देख रहे थे? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की बात हो रही है तो ऑब्स्टेट्रिक केयर आ जाएगी इसमें, यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, स्किल्ड अटेंडेंस, इन सब के बारे में आप ध्यान दोगे, ठीक है, एट टाइम ऑफ डिलीवरी। साथ में इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर यानी फुल्ली फंक्शनल 24/7 डिलीवरी सर्विस दोगे, कहाँ पे? PHC और CHC में। एंड इन स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम, अगर देखो रेफरल की ज़रूरत है तो आप उसे रेफर भी कर सकते हो। उसके बाद RMNCH+A कब लॉन्च हुआ था? 2013 में हुआ था। इंक्लूजन ऑफ एडोलेसेंट, यानी कि +A, ये जो A है ये क्या है? एडोलेसेंट था, यानी ऐड हुआ था। तो इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान कब आया था? 2014 में, और RMNCAH+N 2022 में आया था। नेक्स्ट इज़ इनके ना आप ईयर याद कर लो, क्योंकि कम्युनिटी से ना ईयर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इनसे पूछा जाएगा कि ये बताओ कब आया था, ये कब आया था, ये योजना कब आई थी, वो कब आई थी, तो याद कर लो, मतलब तुम्हें रटना ही पड़ेगा, जिसे कहते हैं ना कि याद करना पड़ेगा, जिसे एकदम रट लो, वो ये चीज़ें डेट्स आपको रटनी ही पड़ेंगी। इसमें एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना JSY की बात करें तो कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 12 अप्रैल 2005 में, ठीक है। द नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम वॉज मॉडिफाइड इनटू जननी सुरक्षा योजना एंड इट वॉज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को कौन आ गया था? हमारा जननी सुरक्षा योजना ही थी। और उसके बाद 1 अप्रैल को हमारा RCH2 आया था, वो भी अप्रैल में आया था, 1 अप्रैल 2005 में। तो 2005 में लॉन्च हुए हैं, वो भी अप्रैल में। वो कौन से थे? एक था जननी सुरक्षा योजना और एक RCH2, ठीक है। ये रहा देखो RCH 100%, उसके बाद छोड़ो। एंड इट वॉज लॉन्च ऑन 12 अप्रैल, इतना बता दिया, ठीक है। RCH अंडर RCH 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर NRHM एंड आशा वुड वर्क एज लिंक्ड वर्कर। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे JSY के? कि देखो रिड्यूसिंग मैटरनल मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करना, और साथ में इन्फेंट की मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करना थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड केयर स्पेशली फॉर पुअर वुमेन। तो बेसिकली आशा का काम ही यही है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनका हॉस्पिटल में जाके नाम वाम सब लिखवाए, पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाए, और जो डिलीवरी के टाइम पे भी उसे हॉस्पिटल में लेके जाए, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को कंडक्ट करवाना, इसलिए हमारी जो लिंक है वो कौन है? आशा है। NRHM के अंडर हुआ है और साथ में RCH प्रोग्राम के अंडर JSY लॉन्च हुआ है। फिर जननी सुरक्षा योजना जो है, हाँ, हैज़ बिन स्टार्टेड अंडर, किसके अंडर आया था? NRHM और RCH, इन दो के अंडर आया है, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट JSY, हमें बताना है कि क्या चीज़ गलत है। 2005 में आया, बिल्कुल सही कहा। दाइस को ट्रेनिंग एम टू रिवाइव दाई ट्रेनिंग, नहीं, ये तो गलत हो गया, तो यही है सही आंसर। और कैश इंसेंटिव मिलता है आशा वर्कर को, ऑफ कोर्स मिलता है। ऑल्सो एम टू रिड्यूस न्यूनेटल मॉर्टिलिटी, हाँ, इन्फेंट मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करने का भी काम है, साथ में मैटरनल मॉर्टिलिटी को भी रिड्यूस करना इसका एक है। अंडर जननी सुरक्षा योजना असिस्टेंस गिवन टू मदर इन लो परफॉर्मेंस स्टेट इन अर्बन एरिया इज़, तो बेसिकली कितना पैसा मिलता है? 1000 रुपया मिलता है लो परफॉर्मेंस स्टेट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैश कैसे मिलेगा, अगर लो परफॉर्मेंस और हाई परफॉर्मेंस में, जो हाई परफॉर्मेंस स्टेट होते हैं, अच्छा खासा स्टेट जो है वहाँ पे कम है मदर को रुपया, और जो कम है वहाँ पे ज़्यादा है रुपया मदर को। LPS में कितना देंगे? 1400, और HPS में कितना देंगे मदर को? 700। ये बात हो गई रूरल की। अगर आप चले जाओ अर्बन में, तो अर्बन में और भी कम है मदर को, वो है 1000 और 600 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे हमसे अर्बन का पूछा था, तो अर्बन में 1000 मिलता है माता को। और आशा को कितना मिलता है? रूरल एरिया में आशा को सेम है, चाहे वो LPS हो या HPS हो, उसको सेम अमाउंट मिलेगा, विच इज़ 600 रूरल में, और अर्बन में मिलेगा 400। और देखो ये प्रोग्राम इसलिए लॉन्च हुआ है क्योंकि बहुत सारी माताएं होती हैं, उनके मन में ये रहता है कि अरे हॉस्पिटल कौन जाएगा, बहुत खर्चा होगा, ये वो, और क्या बोलते हैं,
घर से हॉस्पिटल तक भी बहुत पैसा लग जाएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके मन में। तो सरकार ने इसीलिए कैश इंसेंटिव देना शुरू किया है कि ठीक है यार, होम डिलीवरी तुम मत करवाओ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए कैश दिया है। क्योंकि इंडिया है, देख लो, यहाँ पे सरकार तुम्हें कह रही है कि बच्चा भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें बच्चा पैदा करने, अच्छे से बच्चा पैदा करने के लिए भी सरकार रुपए दे रही है, और उसके बाद भी बहुत से लोग होते हैं जो उसका फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो व्हाट इज़ प्रपोज टाइमलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मदर अकॉर्डिंग टू द माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ JSY? तो कब तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए? एटलीस्ट 14 to 18 वीक्स बिफोर EDD? नो, एटलीस्ट 20 to 24 वीक्स बिफोर EDD। यस, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। एटलीस्ट 20 to 24 वीक्स बिफोर EDD तक रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ये माइक्रो बर्थ प्लान ऑफ JSY के अंडर आता है। A voluntary scheme wherein any obstetric and gynae specialist, maternity home nursing home staff volunteer themselves are providing safe motherhood services। किस स्कीम के अंडर आता है ये? IMNCI नहीं, ये आता है वंदे मातरम स्कीम के अंडर, ठीक है, जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सेफ मदरहुड सर्विसेज बेसिकली वॉलंटियर करते हो आप। उसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA लॉन्च हुआ था टू प्रोवाइड फिक्स्ड डे एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर के लिए यूनिवर्सली टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इन। कब बेसिकली आपको मिलेगा ये? 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर, बेसिकली 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर में इस स्कीम का आप उपयोग कर सकते हो। तो ये बेसिकली 2016 में लॉन्च हुआ था। प्रोवाइड अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर सर्विसेज टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। सो डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।